तो पहली क्लास आप सब लोगों की है। ठीक है, अभी कार्यक्रम चालू करते हैं अभी ना। ठीक। नहीं नहीं ये इसमें चेंज नहीं करना कुछ। ये तो बंद कर रखा तो भी ऑन ही है इसमें। अच्छा, ऑन है ना। ठीक है, तो देखो क्या है कि आज आप लोगों का पहला दिन है ना, तो एक दो बातें अपन समझते हैं और उसके बाद अपन सिलेबस के पहले टॉपिक के ऊपर पढ़ना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे दिमाग में सेट है कि अपन इतिहास की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? इतिहास की बात करने वाले हैं। अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर इतिहास में क्या क्या आना है, क्या क्या पढ़ना है, वो अपन 2 मिनट थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं, लेकिन आज इतिहास का पहला दिन है ना, तो एक दो बातें मैं तुम्हें कुछ पूछ लूं। जैसे एक सिंपल सी परिभाषा अगर तुम्हें पूछे कि भी इतिहास किसे कहते हैं, तो तुम चाहो तो थोड़ा बहुत बता सकते हो किसे कहते हैं। हुँ? जो बीत चुका है उनको इतिहास कहते हैं। चलो ठीक है, तो केवल 2 मिनट लेंगे अपन और अपन एक छोटी सी चीज के ऊपर डिस्कस करें जो शायद तुम्हें से बहुजनों को आती है, नहीं भी आती। इतिहास का पहला दिन अपन सीख रहे हैं, लेकिन 5-7 मिनट बाद अपन सिलेबस का पहला टॉपिक क्या कर देते हैं, शुरू। तो देखो क्या है कि एक लाइन में लिख रहा हूं, एक लाइन जो है वो मैं क्या लिख रहा हूं कि सीएम के शासनकाल में, सीएम के शासनकाल में किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, सीएम के शासनकाल में महात्मा गांधी ने क्या चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन। और जो भी लाइव जुड़े हुए हैं भाई, बस 2-5 मिनट और उसके बाद अपन सिलेबस का पहला टॉपिक क्या करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, उसके बाद अपन अपना काम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एक लाइन तुम्हारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सीएम के शासनकाल में महात्मा गांधी ने क्या चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ठीक है, अब इस लाइन के अंदर क्या, वो देखो कि ये वर्ड समझ में आता है तुम्हें, ये वर्ड समझ में आ रहा है, आगे जो भी लिखा है तुम्हें सब समझ में आ रहा है, बराबर। लेकिन तुम लोग शायद पहले ही शब्द में अटक रहे हो। कहां अटक रहे हो? बाकी आगे जो कुछ लिखा है वो तुम्हें क्या लग रहा है, आइडिया लग रहा है। तो पता है ये सीएम कौन है? एक तो चीफ मिनिस्टर होता है सीएम, यानी तो वो मुख्यमंत्री जी, उनको नहीं पढ़ाएंगे अपन। ठीक है, सीएम इतिहास में किसी राजा का नाम है। किसका नाम है? किसी राजा का नाम है। वेरी गुड, ऑनलाइन वालों ने बता दिया। एक में से तुम्हें से किसी राजा का नाम याद आ रहा तुम्हें जो सीएम के नाम पे, और ये ऐसा नाम है कि प्राचीन काल से लगा के मध्यकाल और मध्यकाल से लगाकर आधुनिक काल तक ये नाम केवल उसी राजा का मैच करता है। और ये आदमी जो है हमारे इतिहास में सीएम जो है, हम किस आदमी को कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य तुम्हारे सुपरवाइजर में कहीं दूर दूर तक काम नहीं आ रहा, लेकिन अपन समझना क्या चाह रहे हैं, अभी 2 मिनट आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक लाइन तुम्हारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या हो जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में महात्मा गांधी ने क्या चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन। एक लाइन तुम्हारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में महात्मा गांधी ने क्या चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि ये जो लाइन तुम्हारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखी है, ये तुम्हें लाइन सही लग रही है कि गलत लग रही है? ये लाइन लिखी है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में महात्मा गांधी ने क्या चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो ये लाइन सही है कि गलत है? ये लाइन गलत है। तुम क्या मात्रा की मिस्टेक ढूंढ रहे हो? हमारे इतिहास में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तुम चाहे बड़ा ही लगा के घूमना चाहे छोटा ही लगा देना, हमारा नाम तो वही रहता है। ठीक है, तो ये लाइन गलत है। क्यों गलत है? एक्शन। अभी तुम लोग क्या बोले मेरे को कि जो बीत गया वो इतिहास है, ऐसा बोला कि नहीं बोला? तुम लोगों ने बोला। ठीक है, तो मुझे तुम लोग ये बताओ, क्या बीते हुए जमाने में क्या चंद्रगुप्त मौर्य नाम का आदमी नहीं था क्या? बीते हुए जमाने में उसका शासनकाल नहीं था क्या? बीते हुए जमाने में महात्मा गांधी नहीं था क्या? उसने भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया था क्या? अब तुम सब में था कर रहे हो और लास्ट में कह रहे हो मार साहब लाइन गलत है। ऐसे गलत है? तुमने तो कहा था ना अभी कि जो बीत गया वो क्या है? इतिहास है। बीती हुई बातें इतिहास है, ऐसा तुम लोग ही बोले थे। और जैसा तुम लोगों ने बोला वैसा मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिया और मैंने बीती हुई बातें एक साथ लिख दी। और लास्ट में तुम खुद ही कह रहे हो कि लाइन क्या है, गलत है। क्यों गलत है बताओ? देखें, देखो क्या है कि वही डिस्कस करें 2 मिनट, उसके बाद अपन सिलेबस का पहला टॉपिक पढ़ते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो इतिहास में और हमारे जीवन में, इतिहास में और हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी कॉमन चीज है, इतिहास में और हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी कॉमन चीज है, वो सबसे बड़ी कॉमन चीज क्या है? इतिहास भी हमें किसका महत्व बताता है और हमारा जीवन भी हमें किसका महत्व बताता है? समय का महत्व। बचपन में मास्टरों के भाषण सुने होंगे कि छोरे छाबरो टाइम में पढ़ लो कर लो कुछ बन जाओगे कर जाओगे, ऐसे भाषण सुने कि नहीं सुने? सुने ना, वो आज भाषण सुन के अपन इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इतिहास में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस किस चीज की है? बीती हुई बातें इतिहास से बिल्कुल सही है, लेकिन वही बीती हुई बातें अगर किस पे आधारित हो जाती है? समय पर आधारित हो जाती है, तो वही अपने आप में क्या बन जाएगा?
इतिहास बन जाएगा। और जब भी हम लोग इतिहास पढ़ने बैठेंगे, देखो ऐसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जहां तुम्हारा एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक इतिहास पढ़ रहे हैं तो एक छोटी सी बारीकी हमें इतिहास की आनी चाहिए कि भाई जब भी हम लोग इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो किसी समय के आगे या पीछे तुम्हें कोई ऐसा वर्ड दिखाई देगा, ठीक है। और जब हम इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो किसी समय के आगे या पीछे तुम्हें कोई ऐसा वर्ड दिखाई देगा। हो सकता है तुम से भोजनों कोई चीजें आती हो, नहीं आती तो पहला दिन अपन सीख रहे हैं। तो जब भी हम इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो किसी ईयर के आगे या पीछे हम कभी ऐसे वर्ड का यूज करेंगे, कभी कभी हम कौन से वर्ड का भी यूज करेंगे, ऐसे वर्ड का भी यूज करेंगे। अब ये है क्या वो देख लेते हैं। तो तुम में से शायद जो जानते हो बताओ, देखें इसका फुल फॉर्म क्या होगा। वेरी गुड। के इसका फुल फॉर्म जो है वो तुम्हारे लिए क्या होगा, ईसापुर। अब ये ईसापुर क्या है वो देखो। तो ईसापुर को इंग्लिश में लिखते हैं किस नाम से, बीसी के नाम से। ईसापुर को इंग्लिश में किस नाम से लिखते हैं, बीसी के नाम से। और बीसी का फुल फॉर्म क्या है वो देखो। तो बीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो बी से मीनिंग मेरे लिए क्या हो जाता है, और सी से मीनिंग मेरे लिए क्या हो जाता है, तो सी से मीनिंग मेरे लिए क्या हो जाता है, क्राइस्ट, ठीक है। या इसको क्रिस्ट। ईसापुर को इंग्लिश में लिखते हैं बीसी के नाम से, और बीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट है। अब ये है क्या वो समझ लेते हैं। तो इसका मीनिंग तुम्हें बखूबी आता है, किसका, बिफोर का। तुमने बचपन में खूब पढ़े होंगे आफ्टर बिफोर, बिफोर आफ्टर। तो बिफोर का मीनिंग क्या होता है, पहले होता है कि बाद में होता है। तो बिफोर का मीनिंग जो है, बिफोर का मीनिंग क्या होता है, पहले। और ये क्राइस्ट, इसको ऐसा पढ़ते हैं, क्या है ये, क्राइस्ट। जानते हो तुम लोग कौन है, और वो सही बता रहे तुम्हारे में से एक जना। देखो क्या है कि क्राइस्ट जो है वो असल में कौन है, जीसस। और जीसस कौन है, ईसाइयों के भगवान, यानी कौन है, सिंपल सा यार कौन है, ईसा मसीह। तो सिंपल सा एक मीनिंग निकल रहा है, क्या मीनिंग निकल रहा है, कि इतिहास की वो घटना है, इतिहास की वो घटना है जो किसके जन्म से पहले हुई है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। इतिहास की वो घटना है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई थी। उन घटनाओं के ईयर के आगे किसका यूज किया जाएगा, ईसापुर का। और ईसापुर को इंग्लिश में किस नाम से लिखते हैं, बीसी के नाम से, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। यानी इतिहास की वो घटना है जो किसके जन्म से पहले हुई है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब इधर आते हैं, ई ई को मेंशन करते हैं किस नाम से, ईसवी के नाम से। जैसे हम ईसापुर को इंग्लिश में किस नाम से लिखते हैं, बीसी के नाम से। तो वैसे ही ईसवी को इंग्लिश में लिखा जाता है किस नाम से, एडी के नाम से। जैसे बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। वैसे तुम लोग चाहो तो किसका फुल फॉर्म बता सकते हो, एडी का। तुम चाहो तो किसका फुल फॉर्म बता सकते हो, एडी का। और एडी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, आफ्टर डी, डॉक्टर। हाँ आगे। हाँ देखो क्या है कि तुम बता बिल्कुल सही रहे हो, ठीक है। और इस एडी को लेके मेरे साथ भी चोट हो रखी है। कैसे हो रखी है कि मैं भी छोटा सा गांव से स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ते थे तो हमारे साहब लोगों ने ऐसे ही बताया था कि एडी का मीनिंग होता है आफ्टर डेथ। क्या होता है, और आफ्टर डेथ का मीनिंग निकलता है मरने के बाद। हम छोटे से बड़े एडी का मीनिंग आफ्टर डेथ पढ़ के ही बड़े हो गए, ठीक है। लेकिन जब हम बड़ी जगह पढ़ने पहुंचे, बड़ी जगह मतलब जब बड़े कॉलेज होते हैं, ठीक है, उसमें बड़े मास्टर लोग पढ़ा तो उनको प्रोफेसर लोग कहते हैं। हमने उनको कहा कि हमारे साहब ये एडी का मीनिंग आफ्टर डेथ होता है क्या, तो हमारे ऊपर हंसता है और वो कहते हैं एडी आफ्टर डेथ होता ही नहीं है। मतलब सालों बाद पता पड़ा कि एडी कभी आफ्टर डेथ था ही नहीं। और ये, लेकिन ये ऐसी चीज थी जिससे हम कहीं अटके नहीं, क्योंकि ये वो चीजें थी जिसका मीनिंग तो हमें कहीं नहीं पूछा गया, लेकिन इनको अप्लाई इतिहास में कैसे करते हैं वो हमें जरूर आ गया था। तो वहां जाके उन्होंने समझाया कि एडी आफ्टर डेथ होता ही नहीं है। और उन्होंने ये बताया कि इस ए का मीनिंग तो होता है कुछ ऐसा, क्या होता है, एनो। और डी का मीनिंग होता है कुछ ऐसा, डी ओ एम एन आई। इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, डेमोन। और अब एनोडोमिनी क्या है, तो एनोडोमिनी का मीनिंग क्या है, तो एनोडोमिनी का मीनिंग होता है क्या, तो एनोडोमिनी का मीनिंग होता है ईसा मसीह के जन्म का क्या होता है, क्या होता है, वर्ष। तो एनोडोमिनी का मीनिंग क्या है, ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। मतलब जिस दिन ईसा मसीह इस दुनिया में आ गए थे, जिस दिन ईसा मसीह इस दुनिया में आ गए थे, उससे आगे इतिहास में जो कुछ भी घटित हुआ उन घटनाओं के वर्ष के आगे यूज किया जाएगा। अगर मैं इसको आफ्टर डेथ लिखूं तो मीनिंग ही पूरा उल्टा हो जाएगा। मीनिंग ये निकल जाएगा ईसा मसीह के मरने के बाद, नहीं, जिस दिन ईसा मसीह इस दुनिया में जन्म ले चुका था उससे आगे इतिहास में जो कुछ भी हुआ उन घटनाओं के वर्ष के आगे किसका यूज किया जाता है, ईस्वी का। तो सिंपल सी दो बातें ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखी गई है कि इतिहास में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो किस चीज की है, समय की। समय को कितने रूपों में लिखा जाता है, दो। एक तो क्या लिखते हैं, ईसापुर, और एक क्या लिखते हैं, ईस्वी। ईसापुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीसी। बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट। यानी इतिहास की वो घटनाएं जो किसके जन्म से पहले हुई है,
ईसा मसीह के जन्म से पहले। और ईस्वी को इंग्लिश में किस नाम से लिखते हैं? और इतिहास की वो घटनाएं जो ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई, उन घटनाओं के वर्ष के आगे किसका यूज करोगे आप लोग? इसी का। अब ये है क्या, वो देखो कि ना तो तुम्हें एग्जाम में कोई ये चीज पूछने वाला है, ना तुम्हें पेपर में कोई ये चीज पूछने वाला। हमें तो केवल इतिहास में इन चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए कि इतिहास में इन चीजों को अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी एग्जाम्पल से अपन समझ लेंगे। जैसे कि मैं कुछ नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैंने एक नाम लिखा है ऐसा। क्या नाम लिखा मैंने? ऐसा नाम सुना कभी कभी? ठीक है, और इस आदमी का अपने एग्जाम से सिलेबस से कोई लेना देना नहीं। सिलेबस में क्या है वो तो अभी अपन 2 मिनट बाद शुरू करेंगे। और इसके अलावा मैं एक नाम ऐसा भी लिख रहा हूं। मैंने एक नाम जो है वो क्या भी लिखा है? क्या लिखा मैंने? महात्मा बुद्ध। तो दो नाम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, महावीर स्वामी, और एक का नाम क्या लिखा है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का नाम भी सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है, भगवान महापुरुष वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, मैं केवल कुछ लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जो है वो इस समय पैदा हुए थे। और मैं लिख रहा हूं कि महात्मा बुद्ध जो है वो इस समय पैदा हुए थे। ठीक है, दोनों बड़े आदमी। और दोनों बड़े आदमियों के पैदा होने का टाइम मैंने तुम्हारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या कर दिया है? लिख दिया है। दो बड़े आदमी और दोनों बड़े आदमियों के पैदा होने का टाइम मैंने तुम्हारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिया। अब तुम्हें कोई आके इतना ही पूछे कि बताओ इन दोनों आदमियों में दुनिया में पहले कौन पैदा हुआ था? महावीर स्वामी पहले आया कि महात्मा बुद्ध के महात्मा बुद्ध के महावीर स्वामी? बताना शुरू करो। देख, हाँ, अरे बेटर। हम्म, दो बड़े आदमी, दोनों पैदा होने का टाइम मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। और इतने दिमाग लगाना कि दोनों में पहले कौन पैदा हुआ था। हम्म। महावीर स्वामी, हाँ। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, हाँ। ऐसे नहीं चार जने बोल के तो मैं भी बोलूंगा। हाँ, 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 महावीर स्वामी, हाँ। हम्म। हाँ, बताओ देख। महावीर स्वामी, हाँ। हाँ, लास्ट में। महावीर स्वामी, हाँ। महावीर स्वामी, हाँ। हाँ, महात्मा बुद्ध। देखो कोई बात नहीं। तो गड़बड़ तो लग रहा तुम लोगों को भी? अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा ना कि आधे तो है जो महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं लगभग, और आधे जो है किसको पहले पैदा कर रहे हैं? महावीर स्वामी। अब लफड़ा हो गया साला, पहले कौन आया था, है कि नहीं? तो अब तुम थोड़ा सा ठहरो, मैं वापस कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वापस लिख रहा हूँ क्या? महावीर स्वामी। भाई ऑनलाइन वाले हम आपके कमेंट देख रहे हैं, आपकी बात को बराबर नोट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं वापस कुछ लिख रहा हूं केवल एग्जाम्पल के तौर पे कि महावीर स्वामी जो है वो इस समय पैदा हुए और महात्मा बुद्ध जो है वो इस समय पैदा हुए। ठीक है, तो पहले तो ये देखो तुम लोग कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में और नीचे वाले एग्जाम्पल में तुम्हें कोई अंतर नजर आ रहा है क्या? देखो नाम तो सेम लिखे हैं, संख्या भी क्या लिखी मैंने? एक माइनर सा फर्क है। क्या फर्क है? कि ऊपर वाले ईयर किस में लिखे मैंने? ईसापुर में। और नीचे वाले ईयर किस में लिखे हैं? ईस्वी में। ठीक है, और इन चीजों का अपने एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो क्या है कि जब कोई चीज ईसापुर में लिखी हो, जब कोई चीज किस में लिखी हो? ईसापुर में, और जब मैंने उन्हीं चीजों को ईस्वी में लिख दिया ना, तो रात और दिन में जितना अंतर होता है उतना अंतर यहाँ पे आ चुका है। अब इनको अप्लाई कैसे करते? देखो कंपटीशन एग्जाम भी वो पार्ट है, तुम्हें कितनी अच्छी थ्योरी आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा 11वीं 10वीं 11वीं में 12वीं में कितना अच्छा परसेंटेज रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो ये चीज है कि किसी शब्दों 50 शब्दों में उत्तर लिख के नंबर नहीं लेना है, यहाँ पे सही गोला भर के क्या लेना है? नंबर लेना है। ठीक है, इसको यूं समझो, ये तुम्हारा क्या था? थ्योरी था। क्या था? तुम्हें कितना अच्छा याद हुआ, ये कितना अच्छा समझ में आया? एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि ईसवी या ईसापुर को 50 शब्दों में समझाइए, नहीं पूछेगा। ये थ्योरी है। और इसको कहते हैं अप्लाई करना, कि जो तुमने पढ़ा है तुम इसको यहाँ पे अब कैसे अप्लाई कर पा रहे हो। कंपटीशन एक्चुअल में ये वाला चीज है। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे है क्या कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं? तो जब कोई चीज ईसापुर में लिखी हो और जब मैंने उन्हीं चीजों को किस में लिख दिया है? ईस्वी में, तो रात और दिन में जितना अंतर होता है उतना अंतर यहाँ पे आ चुका है। अब अप्लाई कैसे करोगे? सिंपल सा याद रखना कि ईसापुर के अंदर चलती है उल्टी गिनती। ईसापुर के अंदर क्या चलती है? और ईस्वी के अंदर चलती है सीधी गिनती। कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसापुर के अंदर पढ़ना पड़ता है 4 3 2 1। 4 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, 2 बाद में, और 1 बाद में। ईस्वी में कोई लफड़ा ही नहीं है। 1 2 3 4 जो पहले पहले जो बाद में वो बाद में। दिमाग में सेट रखना कि ईसा पूर्व के अंदर बड़ी संख्या वाला ईयर पहले आएगा। ईसा पूर्व के अंदर क्या होगा? बड़ी संख्या वाला ईयर
पहले आएगा बाद में आएगा छोटी संख्या वाला ईयर, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। जो पहले है पहले, जो बाद में है वो बाद में। अब अप्लाई करना सीखो कि महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व में पैदा हुए और महात्मा बुद्ध कब पैदा हुए? 563 ईसा पूर्व में। तो दोनों में पहले कौन पैदा होंगे? पहले कौन पैदा होंगे? महात्मा बुद्ध। बाद में पैदा हुए थे कौन? महावीर स्वामी। लेकिन जब मैंने इन्हीं चीजों को ईसा पूर्व की जगह किसमें लिख दिया, तो पहले कौन पैदा हो गए? तो पहले कौन पैदा हो गए? महावीर स्वामी। और बाद में कौन पैदा हो गए? महात्मा बुद्ध। अब तुम्हें क्या समझ में आया वो बताना। देखें कि मान लो एक आदमी 1980 ईसा पूर्व में पैदा हुआ और मान लो एक आदमी किसमें पैदा हुआ? 1981 ईसा पूर्व में। तो पहले कौन पैदा हो रहा है? 1980 वाला कि 1981 वाला? पहले कौन पैदा होगा? 1981 वाला। और बाद में पैदा होगा 1980 वाला। कि दोनों बातें किसमें लिखी है? किसमें लिखी? ईसापुर। अपन पढ़ रहे हैं कि ईसापुर के अंदर बड़ी संख्या वाला ईयर पहले आएगा। और दोनों बड़ी संख्या कौन सी थी? यही थी। और जब मैं इन्हीं चीजों को ईसापुर की जगह किसमें लिख दूं? ईस्वी में। तो पहले कौन पैदा हो गया? 1980 वाला। बाद में कौन आया? 1981 वाला। जैसे तुम बताना कि मान लो एक आदमी 2001 ईसा पूर्व में पैदा हुआ और एक आदमी पैदा हुआ कब? 2002 ईसा पूर्व में। पहले कौन पैदा हो रहा है? 2001 वाला कि 2002 वाला? 2002 वाला। बाद में कौन आएगा? 2001 वाला। दोनों बातें किसमें लिखी है? और जब मैं इन्हीं चीजों को ईसा पूर्व की जगह किसमें लिख दूं? पहले कौन पैदा होगा? 2001 वाला। बाद में कौन आएगा? 2002 वाला। एक लास्ट के मान लो एक आदमी 2011 ईस्वी में पैदा हुआ और एक आदमी पैदा हुआ कब? 2012 ईस्वी में। पहले कौन पैदा होगा? 2011 वाला के 12 वाला? 2011 वाला। बाद में कौन आएगा? 2000। की बातें किसमें लिखी? केवल ईस्वी में। और जब मैं इन्हीं चीजों को ईस्वी की जगह किसमें लिख दूं, तो पहले कौन पैदा हो गया? 2012 वाला। बाद में कौन आया? 2011 वाला। अब बताना लास्ट के मान लो एक आदमी 2011 ईसा पूर्व में पैदा हुआ। एक आदमी कब पैदा हुआ? 2011 ईसा पूर्व में। और एक आदमी पैदा हुआ 2012 ईस्वी में। पहले कौन पैदा हो रहा है? 11 वाला के 12 वाला? पहले कौन पैदा होगा? 11 वाला ही होगा ना यार। वो तो वैसे ईसा मसीह से पहले और ये वैसे ईसा मसीह के बाद है। अभी चल रहा 2024, निपटने वाला है। ठीक है। तो 2024 ईस्वी चल रहा है कि ईसा पूर्व चल रहा है? 2024 भी क्या चल रहा है? ईस्वी चला है। यानी हम सबका जन्म भी किसके जन्म के बाद है? ईसा मसीह के जन्म के बाद है। ठीक है। तो इतिहास में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो किस चीज की है? समय की। देखो ये तुम्हारे एग्जाम से कोई कनेक्शन नहीं रखना, लेकिन अपन इतिहास पढ़ने बैठे हैं तो एक छोटी सी बारीकी हमें आनी चाहिए। अब हम बात अपने मुद्दे की कर लेते हैं। ठीक है। अब जो करना क्या है वो देखो कि इतिहास के अंदर भाई तुम सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारा सिलेबस क्या है? 2 मिनट समझ लेते हैं, उसके बाद सिलेबस का पहला टॉपिक पढ़ना क्या कर देते हैं। चलो इतिहास में सिलेबस तो आएगा नहीं, टॉपिक आएगा वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो अब जो क्या है कि इतिहास के सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली वो देखो कि एक तो तुम्हारे इतिहास के सिलेबस के अंदर क्या लिखी गई है। अब वैसे राजस्थान के इतिहास में 5 तो अपने आप में बड़ी सभ्यता होती है। ठीक है। कालीबंगा होता है, आहड़ होता है, गणेश्वर है, बागोर है, बेराट है और लगभग 20 25 30 छोटे छोटे से केंद्र और होते हैं। लेकिन तुम्हारे काम अच्छा कर रखा है। तुम्हारे को कह रहे हैं कि तुम एक तो केवल कौन सी पढ़ोगे? कालीबंगा। और एक तुम्हें कौन सी पढ़नी है? बस तुम्हें 2 सभ्यता ही पढ़नी है यार। ठीक है। इसके अलावा इन सभ्यताओं के अलावा कुछ कैरेक्टर तुम्हारे कहां से है? राजवंश। मतलब राजवंश को हम राजा महाराजाओं से संबंधित। अब देखो क्या है कि राजवंश का इतिहास जो है सीक्वेंस वाइज पढ़ा जाता है कि किसके बाद कौन आया वगैरह वगैरह। लेकिन तुम्हारे ऐसा काम नहीं है। तुम्हारे कितने आदमी छाट के लिख रखे हैं? कितने आदमी छाट रखे हैं? 10। तुम्हें केवल 10 लोगों से मिलना, वो मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। ठीक है। अब 10 लोग तुम्हारे कौन कौन से हैं? तो जिनमें से कुछ बड़े नाम कहां से हैं? मेवाड़ से 3 कैरेक्टर। कौन? के महाराणा कुंभा, राणा सांगा और कौन है? महाराणा। तो मेवाड़ में केवल कितने लोगों से ही मिलना है? 3 लोगों से, कुंभा से, सांगा से और प्रताप से। ठीक है। इसके अलावा अब कुछ कैरेक्टर कहां से तुम्हारे पास? अब मारवाड़ से कौन कौन है? कौन है? राव जोधा। कौन है? मालदेव। एक कैरेक्टर जो है वो कौन है? कौन है? जसवंत सिंह। और एक कैरेक्टर जो है वो कौन है? दुर्गादास राठौड़। यानी मारवाड़ से कितने कैरेक्टर है? 4। जोधा, मालदेव, जसवंत सिंह और एक का नाम क्या है? दुर्गादास राठौड़। इसके अलावा एक कैरेक्टर जो है वो कहां से है? और बीकानेर से कौन है? तो बीकानेर से कौन है? तो नाम क्या बताओगे? गंगा सिंह। ठीक है। इसके अलावा 2 कैरेक्टर जो है आमेर या कहां से है? जयपुर से। और आमेर या जयपुर से जो कैरेक्टर है जिनमें से एक तो कौन है? कौन है? मान सिंह। और एक बंदा जो है वो तुम्हारे कौन है?
तो एक बंदा जो है वो कौन है, सवाई जय सिंह। ठीक है, अब देखो क्या है कि तुम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें योग्यता कितनी होती है, 12वीं पास ही होती है ना। ठीक है, तो प्रश्नों का लेवल एक तो ऐसा नहीं होगा कि तुम 12वीं पास वाला एग्जाम दे रहे हो और तुम्हें घुमा फिरा के बहुत बड़ा बड़ा सा प्रश्न देगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर जब भी जीके के प्रश्न आते हैं, बड़े सिंपल सरल और सीधी सी लैंग्वेज के अंदर आते हैं, जिनके आंसर एक बार के अंदर ही क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, अब तुम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम के अंदर जाओगे तो वहां इतिहास के प्रश्न केवल कितने आने हैं, 6, या हाईएस्ट कितने आने हैं सर, 8 भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे है क्या कि राजवंश के टोटल कितने लोग हो रहे हैं, तो 10 प्रश्न नहीं हो रहे हैं। यानी इनमें से 3 4 5 आदमी तो ऐसे होंगे जिसके बारे में पढ़ेंगे भी सही, लिखेंगे भी सही, समझेंगे भी सही, लेकिन वहां से एग्जाम में प्रश्न आए या नहीं आए, क्योंकि हमारे पास अभी और टॉपिक है। जैसे ये लोग कहते हैं कि तुम्हें राजस्थान का क्या पढ़ना है, इसके अलावा इन लोगों ने एक लाइन लिखा है क्या, राजस्थान का क्या लिखा है, तुम्हारे सिलेबस में एक लाइन क्या है, राजस्थान का क्या लिखा है। तो एक तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि एक एक तो खैर समझ में आ जाएगा, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का मीनिंग क्या होता है, यानी राजस्थान के इतिहास में वो घटना है जो कब से शुरू हुई है और भारत की आजादी तक यानी कब तक चली है, इसके बीच में जितनी भी घटनाएं आती है वो सारा का सारा किसका पार्ट है, स्वतंत्रता संग्राम का। इन्होंने लाइन अलग अलग टॉपिक मेंशन नहीं किया, इन्होंने एक ही लाइन दे दी कि राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 से लगाकर 1947 तक, 1857 से लगाकर 1947 तक जितनी भी घटनाएं इतिहास के बीच में है वो सारा का सारा किसका भाग है, स्वतंत्रता संग्राम का। अब इसमें आता क्या क्या है, तो इसमें एक तो 1857 की क्या पढ़ी जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें कौन से आंदोलन की होती है, जनजातीय आंदोलन की कुछ बातें किनकी होती है, किसानों की, और कुछ बातें जो है वो किनकी होती है। ये 3 चीजें तो ऐसी है, कौन सी, जनजाति, किसान और क्या है, ये तुम्हारे सिलेबस के अंदर इन लोगों ने अलग से हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन अगर इन टॉपिक से प्रश्न आता है तो वो लोग हटाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये किसका पार्ट है। तो हम जनजातीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे, किसानों के बारे में बात करेंगे और किसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मेजर टॉपिक क्या क्या है, दो तो सभ्यताएं कौन कौन सी है, कालीबंगा, आहड़, राजवंश के कितने लोग हैं, 10, जिनमें से मेवाड़ के 3 कैरेक्टर कौन कौन से, कुंभा, सांगा और प्रताप। मारवाड़ से कितने हैं, 4 है, जोधा, मालदेव, जसवंत सिंह राठौर और दुर्गादास, और बीकानेर से कौन है, और आमेर जयपुर से 2 है, कौन है, मान सिंह और सवाई जयसिंह। एक टॉपिक तुम्हारा क्या है, एकीकरण, और एक 1857 की क्रांति। यानी अगर देखा जाए तो 10 व्यक्तित्व तो ये हो गए, 10 और 2 कितने हो गए, 12, और 12 और 2 कितने हुए, 14। यानी तुम्हारे सिलेबस में जो एक्चुअल टॉपिक है वो राजवंश से सम में कितने टॉपिक है। अब प्रश्न आने केवल कितने हैं, कितने आने हैं, 6 या 7 आने हैं। ठीक है, यानी इनमें से आधा पार्ट तो ऐसा है जिसके बारे में पढ़ना भी है, लिखना भी है, समय भी देना है, समझना भी है, याद भी करना है, लेकिन वहां से प्रश्न आए या नहीं आए इसकी कोई श्योरिटी नहीं। जब प्रश्न ही 7 आ रहे हैं और टॉपिक अपने पास कितने हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 7 टॉपिक तो ऐसे होंगे जहां से प्रश्न आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब ये तो अपने को नहीं समझना, ना अपने को लिखना है, अपने तो टॉपिक से काम है। ठीक है, तो यूं समझना कि अभी से एग्जाम के एक प्रश्न की मेहनत क्या हो रही है, शुरू। और टॉपिक बात करें जहां से 100% श्योर है कि तुम्हारा एक प्रश्न जो है सुपरवाइजर में कहां से आना है, एकीकरण से आना है, तो वो आना ही। तुम सब लोग हेडिंग डाल लो, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, अपना काम अब शुरू हो रहा है ना, हेडिंग डालो, राजस्थान का एकीकरण। हेडिंग डालो, राजस्थान का एकीकरण। और जो भी ऑनलाइन वाले हैं भाई, अब अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, इससे पहले वाली बात ना अपने एग्जाम के काम की थी, बस वो केवल समझने के लिए था। एक्चुअल सिलेबस जो है अब अपन शुरू करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन की मेहनत अभी से क्या हो रही है, शुरू हो रही है। तो अब देखो क्या है कि हम लोग जो है एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, और वो टॉपिक हमारा क्या है, राजस्थान का क्या है, एकीकरण। ठीक है, अब एकीकरण में जनरली होता क्या है, देखो क्या है कि तुम में से शायद बहुत जन ऐसे, कितने जन ऐसे जो पहली बार एग्जाम देंगे, एक दो, हाँ सुपरवाइजर वाला, यार कभी जीवन में गोले वाला एग्जाम नहीं दिया कभी, अरे गोले भरने वाला एग्जाम दिया कि नहीं दिया, बस ठीक है, इतना ही काफी है। तुम्हारी राइटिंग कितनी सुंदर क्यों ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
तुमने गोले कितने अच्छे भरे हैं उससे सब फर्क पड़ना क्या हो जाता है शुरू। अपने यहाँ पे शुरू से ही गलत बात पे फोकस करते हैं, राइटिंग अच्छी दो, राइटिंग अच्छी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में बड़े होने के बाद पता पड़ता है कि राइटिंग अच्छी होने से कोई फायदा नहीं होता, गोला कितना अच्छा बढ़ना आता है उससे फायदा होना क्या होता है शुरू होता है। ठीक है, तो अब ये सब चीजें पीछे रह जाती है। ठीक है, तो तुम में से शायद दो चार जन है जो शायद नए नए लग रहे हैं, लेकिन तुमने अगर पहले तैयारी की है, तुमने अगर पहले एग्जाम दिया है, तो तुमने जरूर पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो मुझे तुम लोग पहले तो ये बताओ कि 2 मिनट तुम्हारे वो ले लो, उसके बाद मुझे अपनी बात पढ़ानी है कि एकीकरण के अंदर होता क्या है। सभी रियासतें थी, उनको मिला के एक करना है। ठीक है, एक राज्य बनाना है। ठीक है, ये सभी रियासतों को एक करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अलग अलग थे। ठीक है, ये अलग अलग क्यों थे? देखो क्या है, वैसे कंपटीशन जो है ना वो क्यू पे नहीं चलता है, केवल क्या पे चलता है। किस पे चलता है? केवल। लेकिन अपने पास समय है तो अपन दो बातें सीखने की। तुम लोग कह रहे हो कि भी एकीकरण के अंदर रियासतों को क्या करते हैं, एक करते हैं। और जनरली बात यह है कि रियासतों को एक करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? एक राज्य बनाना है। और राज्य क्यों बनाना है? नहीं तो अपन रहेंगे कहां, सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखो क्या है कि ये चीजें क्या है, वो कैसे पैदा होती है वो देखो कि एक एक करके बात अपन शुरू करते हैं कि एक समय ऐसा है, और एक समय जो है वो क्या है, मार्च 1946। ठीक है, मार्च 1946 का समय जो है वो किसके लिए याद रखा जाता है? योजना के लिए। मार्च 1946 का समय जो है वो किसके लिए याद रखा जाता है? एक योजना के लिए। ठीक है, और पहले तो मैं तुम्हें चीज क्लियर कर दूं कि एक तो ये वो समय है जब अपने में से कोई यहाँ पे मौजूद नहीं था, अपन पैदा ही नहीं हुए थे यार। ठीक है, और ये वो समय है जब हम अंग्रेजों के क्या थे? गुलाम थे। ठीक है, अब दिमाग पे जोर डाल के बताओ, देखें कि तुम्हें मार्च 1946 से किसी योजना का नाम याद आ रहा है क्या? तो बताने में तो मैं एक सेकंड में बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिमाग चले एक बार। कोई भी योजना बता दो, जन आधार, भामाशाह से कुछ नहीं आ रहा। हम्म, बता तो रहा है, क्या बताया था? माउंट बेंटन। ठीक है, और कोशिश करो देखें। तो बताने में तो मैं एक सेकंड में बता दूंगा, लेकिन वो दिमाग चल रहा ना ऑटोमेटिक, चाहे गलत यार, लेकिन बोलने की कोशिश करो कि कौन कौन सी योजनाओं के नाम आते हैं तुम्हें, देखे। नहीं आ रहा कोई समय याद? हाँ, कोई बात नहीं, और कोशिश करो देखे। कोई भी योजना बता दो। हाँ, कोई याद नहीं आ रहा, वो चलो ठीक है, अब मैं दिमाग मेरा खर्च कर लूं। ठीक है, तो देखो क्या है कि मार्च 1946 का समय, ऑनलाइन वाले एक दो जने सही बता रहे, मैं आपकी बात नोट कर रहा हूं। ठीक है, कि ये समय जो है वो किसके लिए याद रखा जाता है? किसके लिए याद रखा जाता है? कैबिनेट मिशन योजना। बताने में तो मैं एक सेकंड में बता देता, लेकिन तुम थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करो कि मार्च 1946 ये वो समय है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और मार्च 1946 अंग्रेजों की कौन सी योजना भारत आती है? कैबिनेट मिशन योजना। और ये कैबिनेट मिशन योजना वो योजना थी जिससे कितने अंग्रेज आए? और इस योजना से जो 3 अंग्रेज आए उनके नाम कुछ इस तरह के थे। क्या नाम थे? पी ए के करके। और पी से मीनिंग तुम्हारे लिए क्या नाम हो जाता है? क्या नाम होता है? पैथिक लॉरेंस। ए से नाम तुम्हारे लिए क्या हो जाता है? तो ए से नाम तुम्हारे लिए क्या होता है? अलेक्जेंडर। और के से नाम तुम्हारे लिए क्या होता है? तो पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये 3 अंग्रेज इंडिया आए अंग्रेजों की कौन सी योजना से? कैबिनेट मिशन योजना से। अब इस योजना में बातें बहुत सारी है, लेकिन हमारे काम की सबसे बड़ी बात क्या है? तो एक तो ये कैबिनेट मिशन योजना अंग्रेजों की वो योजना थी। ये कैबिनेट मिशन योजना अंग्रेजों की वो योजना थी जिससे एक तो हमारे भारत के अंदर संविधान सभा के क्या हुए थे, और ये वही योजना थी जिससे हमारे भारत के संविधान का क्या लिखा, हमारा भारत का क्या लिखा गया? संविधान लिखा गया। यानी इस कैबिनेट मिशन योजना का सबसे बड़ा महत्व हमारे लिए क्या है? तो इस योजना का सबसे बड़ा महत्व यही है कि इसी योजना से हमारा क्या बना है, यानी भारत का संविधान लिखा गया अंग्रेजों की कौन सी योजना से? कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आती है? मार्च 1946। इतने अंग्रेज इंडिया आए थे, 3। कौन कौन से? पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। और तीनों में से बोस कौन है? बोस यानी, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अब है क्या वो देखो कि हम लोग एक्चुअल में क्या पढ़ना चाह रहे हैं, और अपने एकीकरण जैसी कोई भी बात अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं जैसी एक कदम यहाँ से आगे रखूंगा ना, सारी काम की बातें आना क्या हो जाएगी शुरू। और क्या है वो देखो कि हमारे इतिहास में एक समय ऐसा भी याद रखा जाता है। क्या याद रखा जाता है? 3 जून 1947। और 3 जून 1947 का समय भी जो है वो किसके लिए याद रखा जाता है?
योजना के लिए। जैसे मार्च 1946 का समय जो है वो कौन सी योजना के लिए याद रखा जा रहा है, तो वैसे ही 3 जून 1947 का समय जो है वो भी किसके लिए याद रखा जाता है, एक योजना के लिए। तो अब तुम दिमाग पे जोर डाल के बताओ, देखें कि इस समय से किसी योजना का नाम याद आ रहा है क्या? अब बोल सकते हो तुम लोग कौन सी योजना, कि 3 जून 1947 का ये वो समय है जो कौन सी योजना के लिए याद रखा जाता है। तो वो योजना जो है वो तुम्हारे लिए कौन सी है, तो उस योजना का नाम क्या बताओगे, माउंट बेंटन योजना। और ये माउंट बेंटन योजना अंग्रेजों के जमाने में भारत कब आती है, 3 जून 1947। अब इस योजना का सबसे बड़ा महत्व हमारे लिए क्या है, तो जैसे कैबिनेट मिशन का सबसे बड़ा महत्व क्या था, हमारा क्या बनाया, संविधान। तो वैसी इस योजना में खैर बातें बहुत सारी है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है क्या, वो देखो कि एक तो ये माउंट बेंटन योजना अंग्रेजों की वही योजना थी जिससे हमारे भारत का क्या हुआ था, क्या हुआ था, विभाजन, जिसको आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अंग्रेजों की वही योजना थी, ये अंग्रेजों की वही योजना थी जिससे हमारा भारत क्या हुआ था यानी हमारा संविधान लिखा गया था अंग्रेजों की कौन सी योजना से, कैबिनेट मिशन योजना से। और हम लोग आजाद हुए अंग्रेजों की कौन सी योजना से, माउंट बेंटन योजना से। यानी हमारा भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों की माउंट बेंटन योजना, और माउंट बेंटन योजना भारत कब आई थी, 3 जून 1947। तो हम लोग फाइनली माउंट बेंटन योजना से क्या हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। तो पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि भाई हम लोग किससे आजाद हो रहे हैं, हाँ माउंट बेंटन ठीक है, अरे अंग्रेजों से, अरे किनसे आजाद हो रहे हैं, अरे ऐसे ही पढ़ते हैं 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमें क्या रखा, गुलाम रखा, तो हम फाइनली किनसे आजाद हो रहे हैं, अंग्रेजों से। तो ये खुशी की बात है कि दुख की बात है, सोच लो, किसी को दुख तो नहीं अंग्रेजों को जाने का यहाँ से, हाँ अरे खुशी की बात है ना यार कि 200 सालों तक गुलाम रहे और हम फाइनली अंग्रेजों से क्या हो रहे हैं, आजाद। तो हमें इसी समय आइडिया लग चुका था कि हम बहुत जल्दी क्या होने वाले हैं, आज तो हमारे भारत के अंदर खुशियां बनना क्या हो जाती है, शुरू उत्सव बन रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, अपने क्या करना, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इतनी बड़ी घोषणा होने के बावजूद भी, कुछ लोग ऐसे थे जो इतनी बड़ी घोषणा होने के बावजूद भी खुशियां नहीं बना रहे थे। वो लोग समझना चाह रहे थे कि अंग्रेज इस योजना से हमें आजाद कर देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन ये अंग्रेज लोग कौन से भारत को आजाद करने की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। तो कुछ लोग उठ के अंग्रेजों के पास चले गए और अंग्रेजों को कहा कि तुम हमें इस योजना से आजाद कर दोगे, ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन हमें जाते जाते ये बता के जाओ कि तुम लोग कौन से भारत को आजाद करने की बात कर रहे हो। तो अंग्रेज लोग हमारे नेताओं को क्या कहते हैं कि हम तो उसी भारत को आजाद कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि हम तो उसी भारत को आजाद कर रहे हैं जो हमने खुद ने बनाया। इन्होंने क्या क्या कि हम तो उसी भारत को आजाद कर रहे हैं जो हमने खुद ने बनाया। और जैसे ये बात हमारे नेताओं ने सुनी और टेंशन में आ गए, चला भारत तो कब से ही बना, पता नहीं उन्होंने क्या पैदा कर दिया यहाँ पे। तो वो लोग हमें समझाते कि नहीं, हमारी नजर में वो भारत जिसमें हमारे खुद के बनाए गए 292 क्या है, क्या है, ब्रिटिश प्रांत, और इसके अलावा हमारे द्वारा बनाए गए 4 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, और हमारी नजर में केवल भारत यही है। और अंग्रेज लोग कहते हैं कि हम तो केवल इसी भारत को आजाद करके हमेशा के लिए हमारे घर पर जा रहे हैं। और जैसी ये बात हमारे नेताओं ने समझी, हमारे नेता और टेंशन में आना क्या हो जाते हैं शुरू। और फिर हमारे नेता इनको कहते हैं कि बेवकूफो, इसमें वो शामिल नहीं है क्या। तो बेचारे अंग्रेज लोग समझ नहीं पाए ये भारत के नेता इशारा इशारा में क्या बात कर रहे हैं। फिर हमने खुल के समझाया कि पागलो, इसी भारत के अंदर तो कौन भी रहती है, कि इसी भारत के अंदर तो कौन भी रहती है, देसी रियासतें। और ये तो वो समय था जब पूरे ऑल ओवर इंडिया कितनी देसी रियासतें थी। और हमारे नेताओं ने कहा कि भाई ये भी तो इसी भारत का भाग है, इनका क्या होगा। तो ये अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, ये जाने, इनका काम जाने, हम तो हमेशा के लिए हमारे घर पर जा रहे हैं। यानी जाते जाते भी अंग्रेज एक बुरे का बीज यहाँ पे बोके गए। और हमने कुछ दबाव डाला तो अंग्रेजों ने एक लाइन मेंशन कर दी, कौन सी योजना में, माउंट बेंटन योजना में, किन के लिए। और अंग्रेजों ने क्या मेंशन किया कि इन्होंने लिख दिया कि देसी रियासत का राजा अपने भाग्य का फैसला खुद करेगा। इनका लाइन क्या है, देसी रियासत का राजा अपने भाग्य का फैसला क्या करेगा, खुद करेगा। कि देसी रियासत का राजा चाहे तो उसकी मर्जी, कि वो अपनी रियासत को चाहे तो क्या रख सकता है, ये भारत है, इसमें आजाद घूमे, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मान लो किसी राजा की इच्छा है कि वो स्वतंत्र नहीं रहना चाहता है, तो अपनी रियासत को लेके कहां शामिल हो सकता है, ये भारत है, इसमें शामिल हो जाओ। और मान लो कोई राजा ना तो स्वतंत्र रहना चाहता है ना भारत में शामिल होना चाहता, तो एक ऑप्शन और देखे गए कि वो आदमी या वो राजा चाहे तो अपनी रियासत लेके कहां पे भी जा सकता है, पाकिस्तान। अब ऐसे कैसे हो जाएगा कि कोई रियासत भारत में हो जाएगी, इनको आजाद घूमेंगे, इनको पाकिस्तान में मार लेंगे, तो बड़ा अटपटा सा भारत मिलेगा। और इसी समस्या के हल के लिए, इसी समस्या के हल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
और हमें इन सब लोगों को मना के समझा बुझा के किसमें शामिल करना, इस भारत में शामिल करना। अगर नहीं होता, या तुम यूं समझो, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझो, केवल उदाहरण के तौर पे, कि मान लो अगर उस जमाने में एकीकरण नहीं हुआ होता और आज वर्तमान 2024 में भी ऐसे ही चल रहा होता। एक उदाहरण के तौर पे बात करते हैं कि मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे किसकी बात करें, और मेवाड़ इस समय कहां से चलता था, और उदयपुर के राजा डिक्लेयर करते हैं कि साहब हम तो किसमें शामिल हो रहे हैं। उदयपुर के राजा ने उस जमाने में डिक्लेयर कर दिया कि साहब हम तो किसमें शामिल हो रहे हैं, भारत में। केवल उदाहरण के तौर पे बात कर रहे हैं कि मान लो जोधपुर का राजा कहता कि साहब हम तो क्या रहेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि उदयपुर के राजा ने मान लो उदाहरण के तौर पे डिक्लेयर कर दिया साहब कि हम तो किसमें शामिल हो रहे हैं, भारत में, और जोधपुर का राजा कहता है कि साहब हम तो क्या रहेंगे। और सोचो कि उस जमाने में अगर एकीकरण होता ही नहीं और 2024 में ही ऐसा चल रहा होता कि उदयपुर तो किसमें शामिल है, भारत में, और जोधपुर अपने आप में क्या होता, और उस जमाने में मान लो एकीकरण होता ही नहीं और वर्तमान 2024 के अंदर, तो पता अपने को कैसा लग रहा होता है, अपने को कैसी फीलिंग आ रही होती। फीलिंग है कि नहीं कि मर गई है, फीलिंग है? अपने को कैसी फीलिंग आ रही होती, अपने को ऐसी फीलिंग नहीं आई तो अपन सला जैसे उदयपुर, वो उदयपुर से जोधपुर जा रहे हैं, अपन समझते अपन फॉरेन जा रहे हैं। भाई आज स्वतंत्र होता एक अलग देश होता, हमें जोधपुर जाने के लिए वीजा बनाना पड़ता, उनसे परमिशन मांगनी पड़ती कि तुम्हारे जोधपुर हम घूमने आए के नहीं आए। भाई उदयपुर तो भारत में शामिल है और जोधपुर अपने आप में क्या होता है, एक अलग ही देश कहलाता। फिर तो हमें जोधपुर जाने के लिए भी उनसे परमिशन लेनी पड़ती कि तुम्हारे जोधपुर आना है कि नहीं आना। तो ये छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसी समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा, और इन सब बातों की टेंशन केवल एक ही आदमी को है, और इन बातों की टेंशन जिस आदमी को थी वो बंदा हमारे भारत के इतिहास का, वो बंदा हमारे भारत के इतिहास का क्या बन गया, लौह पुरुष। और वो आदमी कौन है, तो उस आदमी का नाम क्या बताओगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान क्या पूरे भारत का एकीकरण अपने दम पे करवाता है एक ही आदमी, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एकीकरण का प्रोसेस तो पूरे भारत में चला है, लेकिन हमें केवल अपने कहाँ का एकीकरण ही पढ़ना है, वो अभी अपन करना क्या करते हैं शुरू। लेकिन ये जो समस्या पैदा हुई थी, ये बीमारी पैदा हुई थी, असल में कौन सी योजना ने पैदा की थी, और माउंटबेटन योजना में किन के लिए, देसी रियासतों के लिए कोई सही गाइडलाइन नहीं थी। और इन्हीं देसी रियासतों को एक करके इस भारत में शामिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एकीकरण। वो अभी अपन करते हैं। तो पहले कुछ लिखना शुरू करो, देखें। लिखो, लिखो मार्च 1946 की, लिखो मार्च 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से, मार्च 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से, मार्च 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से, कैबिनेट मिशन योजना से भारत में, मार्च 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से भारत में, भारत में संविधान सभा के चुनाव, भारत में संविधान सभा के चुनाव, भारत में संविधान सभा के चुनाव व भारत के, भारत में संविधान सभा के चुनाव व भारत के संविधान का निर्माण हुआ था, भारत में संविधान सभा के चुनाव व भारत के संविधान का निर्माण हुआ था, वह भारत के संविधान का निर्माण हुआ था, वह भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट लिखो, लिखो इस योजना से, लिखो इस योजना से निम्न तीन सदस्य, देखो इस योजना से निम्न तीन सदस्य भारत आए थे, इस योजना से निम्न तीन सदस्य भारत आए थे, इस योजना से निम्न तीन सदस्य भारत आए थे, ठीक है। और तीनों के नाम मेंशन करो पीए के करके। इस योजना से निम्न तीन सदस्य भारत आए थे, पी से लिखो पैथिक लॉरेंस, ए से लिखो अलेक्जेंडर, और के से लिखो क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और के से क्रिप्स, ठीक है। और तीनों में बॉस कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है, तो पैथिक लॉरेंस ना। पैट्रिक लॉरेंस अलग बीमारी, उससे मैं मिलवा दूंगा, ये पैथिक लॉरेंस है ना, लिख दिया तुम लोगों ने, ठीक है।
नेक्स्ट आंसर लिखना शुरू करो। लिखो 3 जून 1947 की। नेक्स्ट आंसर लिखो 3 जून 1947 की। 3 जून 1947 की माउंट बेंटन योजना से। 3 जून 1947 की माउंट बेंटन योजना से। 3 जून 1947 की माउंट बेंटन योजना से, एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है ना, लिखो। माउंट बेंटन योजना से भारत का विभाजन, भारत का विभाजन, भारत का विभाजन व भारत की, भारत का विभाजन व भारत की स्वतंत्रता हुई थी। भारत का विभाजन व भारत की स्वतंत्रता हुई थी। भारत का विभाजन व भारत की स्वतंत्रता हुई थी। नेक्स्ट लिखो। लिखो इस योजना में, मतलब माउंट बेंटन योजना में ना, लिखो इस योजना में, लिखो इस योजना में देसी रियासतों के बारे में, लिखो इस योजना में देसी रियासतों के बारे में, इस योजना में देसी रियासतों के बारे में कहा गया था कि, इस योजना में देसी रियासतों के बारे में कहा गया था कि ये रियासतें, इस योजना में देसी रियासतों के बारे में कहा गया था कि ये रियासतें या तो स्वतंत्र रहे, इस योजना में देसी रियासतों के बारे में कहा गया था कि ये रियासतें या तो स्वतंत्र रहे या भारत में शामिल हो, ये रियासतें या तो स्वतंत्र रहे या भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। ये रियासतें या तो स्वतंत्र रहे या भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। ठीक है, ये जो लाइन लिखी ना आप लोगों ने, बस यही समस्या है। और इसी समस्या के समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे कोई स्वतंत्र होगी, इन कोई भारत में होगी, इन कोई पाकिस्तान में, तो एक भारत के अंदर बहुत सारे भारत पैदा हो जाएंगे। और इसी समस्या के समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखो नेक्स्ट। लिखो इस समय भारत में कुल, इस समय भारत में कुल 565, 565, लिखो इस समय भारत में कुल 565 देसी रियासतें थी। इस समय भारत में कुल 565 देसी रियासतें थी। भारत में कुल 565 देसी रियासतें थी। नेक्स्ट लिखो। लिखो राजस्थान व, राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय, राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय, राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय लौह पुरुष, राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ठीक है, देखो लिख दिया आप लोगों ने सबने यहाँ तक। तो अभी अपन ने ऐसी कोई भी बात नहीं पढ़ी जो हमारे एग्जाम में आएगी, लेकिन जैसे ही कल से हम आगे पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे, हमारे काम की बातें आना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो अभी तक तो अपन ने एक दो बातें लिखी है, हमें एक्चुअल में दिमाग में आना चाहिए कि एकीकरण में हुआ क्यों और इसमें क्या क्या समस्याएं पैदा हुई। तो अभी तक अपने एग्जाम की काम की आज अपन ने कोई भी बात नहीं की। कल से जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी काम की बातें आना क्या हो जाएगी शुरू। लेकिन एक दो बातें लिखी है, लेकिन कल की तारीख में क्या होनी चाहिए याद। आगे मास्टर क्या पढ़ाएगा, कितना पढ़ना बाकी, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अभी तक जो मास्टर ने पढ़ा दिया है वो तुम्हें याद है या नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। यहाँ से आगे बात कल करते हैं अभी।